की बड़ी खबर आपको बता दूं कि कांग्रेस में मीटिंग चल रही है और हमारे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज पर लाइव रणदीप सुरजेवाला जी जुड़ गए। रणदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लगातार चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे विपक्ष का आरोप हो, लगातार इस पर चर्चा चल रही थी। हम आपसे मिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया हमसे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला और सीधा सवाल, एक तरफ 10 जनपद में मीटिंग चल रही है, उसके बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो किसान आंदोलन रणदीप जी चल रहा है, सरकार और बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि विपक्ष और प्राइमरीली कांग्रेस पार्टी उस पूरे प्रोटेस्ट को, उस पूरे आप कह सकते हैं आक्रोश को आग में घी डालने का काम कर रही है। रजत जी, क्या इस देश का 62 करोड़ अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने बेवकूफ और पागल मान रखा है? क्या मोदी सरकार और उसके स्वयंभू मंत्री ये मानते हैं कि देश के किसान को खेत और खलिहान की आजीविका की समझ नहीं, उसे कोई बरगला सकता है? ठिठुरती सर्दी में 24 दिन से 24 किसानों की मौत हो गई, प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजता? मोदी जी इतने निर्मम और निष्ठुर क्यों बन गए हैं? मोदी जी के पास समय है 5 भाजपा के किसानों से जाकर कच्छ में बात करने का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मध्य प्रदेश में बात करने का, पर 6 लाख 5 लाख किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं, देश की राजधानी पर। प्रधानमंत्री जी उनसे मिलकर, उनकी बात सुनकर उनका हल निकालते क्यों नहीं? बजाय विपक्ष पर इल्जाम की राजनीति करने के, इस देश के खेत खलिहान की आवाज सुनिए, इस देश के गरीब की आवाज सुनिए, अन्नदाता की आवाज सुनिए। यह देश का पेट भी पालता है और इसका बेटा और बेटी देश को जवान भी देता है। जो सरकार दिल्ली के दरबार पर बैठी इतनी अहंकारी है कि वो देश के किसान, गरीब, खेत मजदूर, मंडी मजदूर, छोटे छोटे आड़ती की आवाज नहीं सुन सकती, उसे एक क्षण के लिए भी दिल्ली की सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं। सच्चाई ये है, ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं, ये लड़ाई खेत खलिहान आजीविका और रोटी की लड़ाई। किसान के जो संगठन है और सरकार के बीच में 6 बार बातचीत हुई। सरकार ने अपना पक्ष रखा, बताया कि हम अमेंडमेंट्स के लिए तैयार हैं, एमएसपी के लिए तैयार हैं। जो एसडीएम वाला क्लॉज था कि कोर्ट जाना चाहते हैं किसान, उस पर भी सरकार ने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं। 6 बार की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता फेल हो गई। सरकार बार बार रीच करने की कोशिश कर रही है, प्राइम मिनिस्टर भी मैसेज दे रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी। दिक्कत क्या है? मतलब मैं अगर आपसे ये सवाल एज अ किसान पूछूं, क्योंकि आप भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, हरियाणा से आते हैं जो कि कृषि प्रधान देश है, दिक्कत किसान को क्या है मानने के लिए? अगर लॉ वापस नहीं ले रही है सरकार और अमेंडमेंट सारे करने को तैयार है, तो उसके बाद दिक्कत क्या है किसानों को? सबसे पहले तो सवाल के लिए साधुवाद। वार्ता की आपने बात की, वार्ता में क्या कहते हैं? या तो आप इन काले कानूनों को स्वीकार कर लो और नहीं तो घर चले जाओ। अंग्रेजी की एक वाक्य है, माई वे और हाईवे। ये मोदी सरकार की अप्रोच है। वार्ता कर कौन रहा है? आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, कृषि मंत्री का मैं सम्मान करता हूं, पर उनके पिछले 3 इलेक्शन एफिडेविट निकालिए, उनके पास खेती की जमीन ही नहीं। देश का खेती मंत्री के पास खेती की जमीन नहीं है। बड़ी बात बता रहे हैं रणदीप जी, बड़ी बात आप इंडिया न्यूज पे बड़ी बात बोल रहे हैं कि कृषि मंत्री जो है उनके पास खेती की कोई भी जमीन नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। उनका चुनावी एफिडेविट निकालिए पिछले 3। और दूसरे मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ना कभी हल्का मूठ पकड़कर देखा, ना कभी ट्रैक्टर का हैंडल और गियर लगाकर देखा। वो हमें समझाएंगे, किसानों को ज्ञान देंगे कि हम खेती कैसे करें। और देखिए, मुद्दे बड़े सीधे 3 हैं, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। नंबर 1 बात, मोदी सरकार ये कहती है कि अब ट्रेड एरिया जो है वहां पर फसल की बिकवाली होगी। ट्रेड एरिया क्या है समझ लीजिए। ट्रेड एरिया है उद्योगपति का राइस शेलर, उसकी फैक्ट्री, उसका साइलो, कोई भी खुली जगह, और उसमें मंडियां इंक्लूडेड नहीं है। यह सेक्शन 2M कहता है। इसका मतलब मंडियां खत्म हो जाएंगी। जब मंडी खत्म हो जाएगी, रजत जी आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो किसान को एमएसपी कौन देगा, कहां देगा?
और कैसे देगा? इन 3 सवालों का जवाब मोदी जी। रणदीप जी, जो एमएसपी वाली, रणदीप जी जो एमएसपी वाली, रणदीप जी जो एमएसपी का क्लॉज है, रणदीप जी ये समझना चाहता हूं क्योंकि इस पे बहुत कंफ्यूजन है। एमएसपी पर सरकार भी कह रहे हैं, एमएसपी की बात आप भी कर रहे हैं, एमएसपी की बात विपक्ष भी कर रहा है, सरकार, प्रधानमंत्री पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, सब लोग बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है सरकार पर और इतने बड़े मंत्रियों पर जो हैवी वेट मंत्री हैं सरकार के? वो कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, आप क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी? आपको फिर साधुवाद, क्योंकि आप बिल्कुल सही मुद्दे पर, मैंने बहुत कम टेलीविजन एंकर्स को सही मुद्दे पर आते देखा है इस विवाद में। देखिए, आप दिल्ली में 10,000 रुपया क्विंटल एमएसपी घोषित कर दीजिए, पर किसान की फसल कौन खरीदता है? मैं मेरी फसल अनाज मंडी में लेकर जाता हूं, वहां अनाज मंडी का आड़ती है, मंडी मजदूर है, पल्लेदार यूनियन है, मुनीम है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, फूड सिविल सप्लाईज है और मंडी के कर्मचारी हैं। बोली लगती है, प्राइवेट प्लेयर भी आते हैं, सरकारी एजेंसियां भी आते हैं, मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है। मंडी में किसान की यूनियन है, वो छोटा किसान हो बड़ा हो, वो इकट्ठे होकर एमएसपी ले सकते हैं। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो आप दिल्ली में 10,000 रुपया क्विंटल घोषित करिए, मेरे खेत में आकर एमएसपी देगा कौन? 18 करोड़ किसान हैं अब कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक। क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फूड सिविल सप्लाईज विभाग किसान के खेत में आकर एमएसपी 18 करोड़ के दे सकता है? वो तो 42,000 मंडियों से नहीं खरीद पाते, 18 करोड़ किसानों से कौन खरीदेगा? तो फिर क्या होगा? किसान लाचार है, उसकी फसल जो जिस भाव पर खरीदेगा उसे बेचनी पड़ेगी। और कारण समझ लीजिए क्या है ये इसके षड्यंत्र का। 25 लाख करोड़ का खेती का व्यापार इस देश में है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में भी 25 लाख करोड़ का व्यापार नहीं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी तरीके से इस 25 लाख करोड़ के खेती उपज के व्यापार को, बिकवाली को 4 उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। रणदीप जी, आप उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं कि वो उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, रणदीप जी, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो किसान हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि जो मिडिल मैन है, अड़तियां हैं, उनके हाथों से किसान को हम निकाल रहे हैं। बड़ी कंपनीज जाएगी, बड़ा पैसा मिलेगा और सुविधाएं मिलेगी, वहां पर फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, उसके पैसा आएगा, जो गांव के लोग हैं, गांव का नौजवान है, उसको नौकरी मिलेगी। और अड़तियाओं के हाथ से ये पूरा किसानों का जो एक नेक्सस, क्योंकि आप भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, हरियाणा से आते हैं जो कि कृषि प्रधान देश है। दिक्कत किसान को क्या है मानने के लिए? अगर लॉ वापस नहीं ले रही है सरकार और अमेंडमेंट सारे करने को तैयार है, तो उसके बाद दिक्कत क्या है किसानों को? सबसे पहले तो सवाल के लिए साधुवाद। वार्ता की आपने बात की, वार्ता में क्या कहते हैं? या तो आप इन काले कानूनों को स्वीकार कर लो और नहीं तो घर चले जाओ। अंग्रेजी की एक वाक्य है, माई वे और हाईवे। ये मोदी सरकार की अप्रोच है। वार्ता कर कौन रहा है? आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, कृषि मंत्री का मैं सम्मान करता हूं, पर उनके पिछले 3 इलेक्शन एफिडेविट निकालिए, उनके पास खेती की जमीन ही नहीं। देश का खेती मंत्री के पास खेती की जमीन नहीं है। बड़ी बात बता रहे हैं रणदीप जी, बड़ी बात आप इंडिया न्यूज पे बड़ी बात बोल रहे हैं कि कृषि मंत्री जो है उनके पास खेती की कोई भी जमीन नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, उनका चुनावी एफिडेविट निकालिए पिछले 3। और दूसरे मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ना कभी हल्का मूठ पकड़कर देखा, ना कभी ट्रैक्टर का हैंडल और गियर लगाकर देखा। वो हमें समझाएंगे, किसानों को ज्ञान देंगे कि हम खेती कैसे करें। और देखिए, मुद्दे बड़े सीधे 3 हैं, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। नंबर 1 बात, मोदी सरकार ये कहती है कि अब ट्रेड एरिया जो है वहां पर फसल की बिकवाली होगी। ट्रेड एरिया क्या है समझ लीजिए। ट्रेड एरिया है उद्योगपति का राइस शेलर, उसकी फैक्ट्री, उसका साइलो, कोई भी खुली जगह, और उसमें मंडियां इंक्लूडेड नहीं है। यह सेक्शन 2M कहता है। इसका मतलब मंडियां खत्म हो जाएंगी। जब मंडी खत्म हो जाएगी, रजत जी आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो किसान को एमएसपी कौन देगा, कहां देगा?
और कैसे देगा? इन 3 सवालों का जवाब मोदी जी। रणदीप जी, जो एमएसपी वाली, रणदीप जी जो एमएसपी वाली, रणदीप जी जो एमएसपी का क्लॉज है, रणदीप जी ये समझना चाहता हूं क्योंकि इस पे बहुत कंफ्यूजन है। एमएसपी पर सरकार भी कह रहे हैं, एमएसपी की बात आप भी कर रहे हैं, एमएसपी की बात विपक्ष भी कर रहा है, सरकार, प्रधानमंत्री पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, सब लोग बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है सरकार पर और इतने बड़े मंत्रियों पर जो हैवी वेट मंत्री हैं सरकार के? वो कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, आप क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी? आपको फिर साधुवाद, क्योंकि आप बिल्कुल सही मुद्दे पर, मैंने बहुत कम टेलीविजन एंकर्स को सही मुद्दे पर आते देखा है इस विवाद में। देखिए, आप दिल्ली में 10,000 रुपया क्विंटल एमएसपी घोषित कर दीजिए, पर किसान की फसल कौन खरीदता है? मैं मेरी फसल अनाज मंडी में लेकर जाता हूं, वहां अनाज मंडी का आड़ती है, मंडी मजदूर है, पल्लेदार यूनियन है, मुनीम है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, फूड सिविल सप्लाईज है और मंडी के कर्मचारी हैं। बोली लगती है, प्राइवेट प्लेयर भी आते हैं, सरकारी एजेंसियां भी आते हैं, मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है। मंडी में किसान की यूनियन है, वो छोटा किसान हो बड़ा हो, वो इकट्ठे होकर एमएसपी ले सकते हैं। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो आप दिल्ली में 10,000 रुपया क्विंटल घोषित करिए, मेरे खेत में आकर एमएसपी देगा कौन? 18 करोड़ किसान हैं अब कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक। क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फूड सिविल सप्लाईज विभाग किसान के खेत में आकर एमएसपी 18 करोड़ के दे सकता है? वो तो 42,000 मंडियों से नहीं खरीद पाते, 18 करोड़ किसानों से कौन खरीदेगा? तो फिर क्या होगा? किसान लाचार है, उसकी फसल जो जिस भाव पर खरीदेगा उसे बेचनी पड़ेगी। और कारण समझ लीजिए क्या है ये इसके षड्यंत्र का। 25 लाख करोड़ का खेती का व्यापार इस देश में है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में भी 25 लाख करोड़ का व्यापार नहीं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी तरीके से इस 25 लाख करोड़ के खेती उपज के व्यापार को, बिकवाली को 4 उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। रणदीप जी, आप उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं कि वो उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, रणदीप जी, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो किसान हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि जो मिडिल मैन है, अड़तियां हैं, उनके हाथों से किसान को हम निकाल रहे हैं। बड़ी कंपनीज जाएगी, बड़ा पैसा मिलेगा और सुविधाएं मिलेगी, वहां पर फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, उसके पैसा आएगा, जो गांव के लोग हैं, गांव का नौजवान है, उसको नौकरी मिलेगी। और अड़तियाओं के हाथ से ये पूरा किसानों का जो एक नेक्सस फंसा हुआ था वो निकल जाएगा और नए अवसर प्रदान होंगे। वो कह रहे हैं कि हम मिडिल मैन खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष क्यों परेशान है इससे? ये सरकार दलालों की सरकार है, मैं दुर्भाग्य से कहता हूं, मोदी और भाजपा सरकारें ये दलालों को खड़ा करना चाहती है जो किसान की फसल खरीद ले। जिन अनाज मंडी के आड़तियों को ये दलाल कहते हैं, ये किसान का भी अपमान करते हैं और छोटे दुकानदार का भी। वो कौन है, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। किसान अपनी फसल अनाज मंडी में लेकर जाता है, वहां अनाज मंडी में छोटे छोटे दुकानदार हैं जिन्हें आड़ती कहा जाता है। वो आड़ती किसान की ढेरी लगवाता है, उसके साथ मजदूर, मंडी मजदूर जुड़ा है जो एससीबीसी के भाई हैं। वो उसको उसमें से घास फूस साफ कर देते हैं, कोई त्रुटियां हैं वो साफ कर देते हैं, गीली है सुखा देते हैं, उसकी ढेरियां बना देते हैं। वहां पल्लेदार यूनियन है, वहां चौकीदार है, वहां सफाई कर्मचारी करने वाला है। क्या ये दलाल लगते हैं एससीबीसी और छोटे छोटे दुकानदार? दलाल वो हैं जो बाएंगे। और मोदी जी कहते हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच पाएगा, वहां प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे। तो मैं आपको आज बताता हूं, एक किसान के तौर पर, आज भी प्राइवेट प्लेयर अनाज मंडी में आकर फसल खरीदता है। जब मैं गेहूं बेचने जाता हूं तो वहां एफसीआई और फूड सप्लाई के साथ साथ आटा मिल कंपनी भी आती है, ब्रेड कंपनी भी आती है, बिस्कुट कंपनी भी आती है, वो एमएसपी पर खरीद लेते हैं। जब मैं चावल लेकर जाता हूं धान, तो वहां पे राइस एक्सपोर्टर भी है, राइस शेलर भी है, राइस ब्रांड ऑयल बनाने वाला भी है, वो भी खरीद लेते हैं। कंपटीशन होता है, बाकायदा एमएसपी मिल जाता है, तो आज भी प्राइवेट प्लेयर आता है। आज भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। रणदीप जी, इसका हल कैसे निकलेगा? रणदीप जी, इसका हल कैसे निकलेगा? 2 एकड़ का किसान वहां 2 डिग्री पे बैठा हुआ है, वहां न वॉशरूम्स है, न टॉयलेट्स है, खाने की कोई कमी नहीं है। पंजाब हो, दिल्ली हो, हर जगह से खाने पीने की व्यवस्था है। लेकिन मैं खुद 5 दिन गया था
सिंगू बॉर्डर, वहां पर वॉशरूम्स की दिक्कत है, टॉयलेट्स की दिक्कत है, इतने लोग साथ में वहां बैठे हुए हैं। आखिर ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? और विपक्ष के नाते आप क्या चाहेंगे कि सरकार से क्या अपील करेंगे कि कैसे सरकार और किसान मिलके, अगर उसमें कोई भूमिका विपक्ष की हो तो क्या हो, और कैसे इस डेडलॉक को खत्म करे कि अन्नदाता अपने घर वापस जाए? देखिए, मोदी जी को यह चाहिए कि वो 4 बड़ी कंपनियों के हाथ देश के 25 लाख करोड़ के खेती व्यापार को बेचने की बजाय सीधे सीधे इन 3 काले कानूनों को वापस ले लें। डेडलॉक खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए, किसने मांग रखी थी ये काले कानून बनाने की? आपने कोरोना के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन था, रात को एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, ये कानून का अध्यादेश पारित कर दिया। एक किसान संगठन ने, एक पॉलिटिकल पार्टी ने, एक आदमी ने, एक कृषि अर्थशास्त्री ने, किसी ने मांग नहीं रखी। कंपनियों ने कानून बनाकर मोदी सरकार को दे दिया, हम ऐसे मुनाफा कमा सकते हैं, इन्होंने पारित कर दिया। जब राहुल गांधी जी ने विरोध किया, जब कांग्रेस ने विरोध किया, जब लोकसभा में आया तो आपने देख लिया राज्यसभा में ये कानून फेल हो जाएंगे। देश के इतिहास में 73 साल में पहली बार आपने जबरन ध्वनि मत से कानून पारित करवा दिए। कानून, तो आप इन कानूनों को वापस क्यों नहीं ले लेते? बिल्कुल रणदीप, सरकार भी मानती है कि 24 संशोधन की जरूरत है। अगर 24 संशोधन की जरूरत है तो कानून गलत होंगे ना। आप भी रणदीप जी यही कह रहे हैं कि कानून वापस होना चाहिए, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और आपने कहा कि राहुल गांधी लगातार, रणदीप जी एक छोटा सा 2 सवाल आपसे और लूंगा। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही जिस बात पर बड़ा गौर किया गया कि 99.99% लोग चाहते हैं कांग्रेस के अंदर कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। राहुल गांधी ने खुद इस्तीफे की पेशकश की थी। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं 10 जनपद से, उसमें जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो पहुंच गए हैं मिलने के लिए। पार्टी यानी हाउस कांग्रेस का ऑर्डर में कैसे आएगा, कवायद कैसे चलेगी, और राहुल गांधी को क्या अध्यक्ष पार्टी बनाने के लिए तैयार है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है। क्या कभी आपने अमित शाह जी 2 बार अध्यक्ष बने, वोट डलती देखी भाजपा में? जेपी नड्डा जी को कौन से इलेक्टोरल कॉलेज ने इलेक्ट किया था? 2 लोग फैसला कर देते हैं, मोदी जी और अमित शाह बैठ के, और उनका अध्यक्ष बन जाता। हम ऐसी पार्टी नहीं है। हमारे यहां इलेक्टोरल कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी कांग्रेस पार्टी की इस समय नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रोसेस उसने चालू किया हुआ है। तो उसका जैसे ही मिस्त्री जी, जो हमारे सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, तिथि निर्धारण कर देंगे चुनाव की, मैं आपको सूचित कर दूंगा उनसे पूछकर। लेकिन रणदीप जी, ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रक्रिया है, रणदीप जी, कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि पार्टी जिस तरीके से फंक्शन कर रही है, राहुल जी अध्यक्ष बने। बैक टू बैक चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है। बिहार में आप खुद मौजूद थे और बड़ी उम्मीद थी कि हाँ, इस बार तेजस्वी और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो नतीजे थे वो देखने में अलग थे, और शायद टेलीविजन और हमने भी उस चीज को बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं, हम लोग भी नहीं समझ पाए। इस बात को हम लोग भी मानते हैं। मेरा कहना यह है कि, और ये सवाल भी कई लोगों ने उठाया है कि जो पार्टी की फंक्शनिंग है, जिस तरीके से पार्टी ने काम किया, बैक टू बैक चुनाव हारने लगे, उसके बाद भी कोई सीरियसनेस नहीं थी पार्टी के अंदर, पार्टी की दशा दिशा नहीं थी। इन सब चीजों को लेकर क्या पार्टी बड़े व्यापक चेंजेस के भी मूड में है पार्टी के अंदर? कैसे? क्योंकि पार्टी की कोई दशा नहीं दिख रही। आप देखिए, जो ये पूरा किसान आंदोलन भी हो रहा है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत अलग नजर आ रही है। आपने हालांकि कल कहा था कि भाई किसानों ने कहा है राजनीति से दूर रहे, वो दूर है, लेकिन जो एक बंगाल की अगर आप बात करिए, बंगाल में देखिए अमित शाह का दौरा है, वहां पर बाकायदा संघ प्रमुख गए, इंचार्जेस जा रहे हैं, लगातार लोग वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खबरों में या फिर राजनीति में कहीं दिख नहीं रही, चाहे वो बंगाल हो या फिर दूसरे राज्य हो। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लें, किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए गए, जिस दिन अध्यादेश आया उसी दिन से राहुल जी और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। याद करवाऊं मैं आपको, जब लोकसभा में आया तो कांग्रेस विपक्षी दलों का नेतृत्व कर रही थी इस विरोध में। राज्यसभा में हमारे सांसदों को सस्पेंड किया गया, 3 दिन 3 रात वो संसद के परिसर में बैठे रहे। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्रा लेकर उन्होंने इसकी हुंकार भरी और आह्वान किया, पंजाब और हरियाणा गए। हमने किसानों की मांग का सम्मान किया कि भाजपा उन पर राजनीतिकरण का इल्जाम न लगाए। पर इस पूरी मुहिम के अंदर अगर कोई पार्टी और नेता लड़े हैं तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ी है।
बंगाल में 2 दिन पहले जितिन प्रसाद जी जो वहां के प्रभारी हैं, उन्होंने एक्सटेंसिव दौरा बंगाल का किया। अब ये हमारी विडंबना समझिए या भाग्य की विडंबना समझिए कि आजकल समाचार पत्र और टेलीविजन चैनल पर इतना दबाव सरकार कोई का दबाव नहीं। रणदीप देखिए, आप मेरे साथ लाइव बैठे हुए हैं, विजिट भी रणदीप देखिए, आप मेरे साथ लाइव बैठे हुए हैं, इसलिए कोई दबाव नहीं। एक छोटा सा सवाल रणदीप जी, वक्त की थोड़ी कमी, एक छोटा सवाल और बता दीजिए, आज जो मीटिंग हो रही है, क्या जो लोग पार्टी से नाराज हैं उन सबको मना लिया जाएगा? क्या ये कहा जाए कि आज देर शाम जब ये मीटिंग अगर खत्म होती है तो कांग्रेस में ऑल इज वेल होगा इंटरनली? रजत जी, पहले तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस में कोई डिसिडेंट नहीं, ना ही कांग्रेस में कोई रेबल है। ये ख्याली पुलाव हैं भाजपा के मित्रों के। कांग्रेस का एक परिवार है, हमारे सब नेता इकट्ठे हैं और हम मिलकर लड़ेंगे। कभी राजनीति में आप ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, ये सही है और ये निर्णय जनता का है, परंतु हम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी साथी को भी अगर तकलीफ है तो वो कांग्रेस अध्यक्षा परिवार की मुखिया है, वो उन्हें बता सकता है। ये हमारी आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कांग्रेस अध्यक्षा से मीटिंग के बाद कुछ बताने बारे होगा तो मैं हमारी वरिष्ठ कुलीग हैं अंबिका सोनी जी या किसी वरिष्ठ साथी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक बिल्कुल, आपने कल बताया था। रणदीप जी, आप आपको इस बारे में बिल्कुल रणदीप जी, हम आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह हो, सब पर रणदीप सुरजेवाला ने खुलकर जवाब दिया और बड़ी बात यही कही कि 99.99% लोग कांग्रेस में चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्द अध्यक्ष बने।